नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका स्वागत करता हूं अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में हम रे ऑप्टिक्स चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे, किरण प्रकाशिकी, और उसमें हम परावर्तन के बारे में पढ़ रहे थे। अब परावर्तन को आगे बढ़ाते हुए हम गोलीय दर्पण में परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, और उससे पहले गोलीय दर्पण क्या होता है इसकी स्टडी करेंगे। चलिए वापस आते हैं फोकस। अब फोकस को हम अच्छे से समझ लेंगे। तो फोकस के लिए देखिए, हमने एक बनाते हैं, एक दर्पण बनाते हैं, इसी तरफ देख लेते हैं। एक दर्पण बनाया। पहले हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण के लिए, अवतल के लिए कर लें। चलिए अवतल दर्पण इसको बना देते हैं, ठीक है। यह अवतल दर्पण, इसके सारे जो पोल है, ध्रुव है, कहाँ पर क्या है उसको भी हम नोट कर देते हैं। यहाँ पर बीच में कहीं ध्रुव होगा, ये आगे कहीं वक्रता केंद्र C होगा, ओके। इन दोनों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपके मुख्य अक्ष हो गई, ओके। अब पहले तो फोकस की परिभाषा क्या है। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर ही एक किसी बिंदु पर मिलती है। सारी किरणें, कौन सी सारी किरणें? जो मुख्य अक्ष के समांतर आई थी, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर ही किसी एक बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो उस एक स्पेशल बिंदु हुआ है ना, एक स्पेशल बिंदु, ताकि सारे के सारी एक जगह पर इस बिंदु पर आकर मिलती है मुख्य अक्ष के। तो इस बिंदु को हमने क्या नाम दिया? फोकस नाम दिया, क्योंकि एक जगह पर फोकसित हो रही है, इसलिए फोकस, ओके। तो हमें वो अभी पहले तो हम ढूंढते हैं कि एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं होता है, एक बिंदु पर मिलती है कि नहीं मिलती है। दो प्रकाश किरण लेकर हम देखते हैं और उसको हम फोकस नाम दे देते हैं। अगर एक जगह पर मुख्य अक्ष पर मिलती है तो उसको हम फोकस नाम दे देंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक प्रकाश किरण बनाई हमने, ठीक है। मुख्य अक्ष से समांतर होना जरूरी है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण। चलिए, परावर्तन कैसे होगा? तो देखिए, परावर्तन के लिए हमें लंब की जरूरत हो गई, अभिलंब की जरूरत हो गई, और अभिलंब बनाना हमने सीख लिया, अच्छे से सीख लिया है। कैसे बनाएंगे हम अभिलंब? सीखा था ना अभी। ओके, हमने कहा था अभिलंब बनाने के लिए हम जो है केंद्र से इस बिंदु को मिला लेंगे। मेरे को इस बिंदु पर अभिलंब चाहिए, इस बिंदु पर अभिलंब चाहिए, तो केंद्र ये रहा इसका। इस केंद्र को इस बिंदु से मिला लें तो वो एक अभिलंब की तरह ही व्यवहार करेगा। ये अभिलंब भी है इस बिंदु पर, ओके। तो आसानी से अब अभिलंब बनाया जा सकता है। देखिए कितना आसान हो गया। अब ये देखो, आपतन कोण माप लिया गया। अब देखिए, इसके साथ उतना ही कोण बनाते हुए दूसरी तरफ से एक प्रकाश किरण लौटा दीजिए, वही परावर्तित किरण होगी। देखिए, इतना का इतना कोण बना के रवाना कर दिया, ओके। देखो सेम एंगल हमें मेजर करके बनाएंगे, ठीक है। अब एक और प्रकाश किरण लेते हैं ताकि पता चले। अभी एक आई है यहाँ पर, अब दूसरी प्रकाश किरण लेवे और देखते हैं वो कहाँ मिलती है। तो एक प्रकाश किरण, हमने एक और प्रकाश किरण यहाँ पर ली है, यहाँ पर। अब अभिलंब बनाएंगे। अभिलंब बनाना आसान। ये रहा केंद्र, एक केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। ये अपने अभिलंब बन गया। तो ये आपतन कोण देख लिया। अब इतना का इतना कोण बनाते हुए अभिलंब के दूसरी तरफ, अभिलंब इधर, ये अभिलंब के इस तरफ है। अब परावर्तित किरण अभिलंब के दूसरी तरफ होगी, उधर से उतना का उतना कोण बनाते हुए एक प्रकाश किरण और बना दीजिए। इतना का इतना कोण बनाते हुए एक प्रकाश किरण हम और बना देंगे, ठीक है, ओके।
ये देखिए सेम एंगल बनाते हुए प्रकाश किरण को हमने लौटा दिया। आप खुद देख सकते हैं ज्योमेट्री से साफ दिख रहा है कि ये परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिली है, इस बिंदु पर मिल गई, ठीक है, इस बिंदु पर हमको मिल जाती है ये बिंदु, तो एक स्पेशल पॉइंट हुआ। और जितनी भी समांतर होगी, सारी जितनी भी समांतर है वो सब इस एक बिंदु पर मिलेगी। स्पेशल पॉइंट है, फोकस बोला, फोकसित हो रही है, ठीक है, फोकस। देख लीजिए अवतल दर्पण के लिए फोकस कैसा है। अब हम उत्तल दर्पण के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए बात करते हैं कि उसमें क्या कुछ होता है। ये हमने बनाया एक उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण बनाना है, अभी पॉलिश करें भाई, बिना पॉलिश के तो कैसे बन सकता है। पॉलिश कर दी, अब देखिए परावर्तक सतह उभरी हुई हो गई, ये उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। अभिलंब पोल वगैरह ये सब उसके अंदर दर्शा देते हैं अपन फटाफट। ये हो गया इसका ध्रुव। और हम सबको मालूम है कि ये कुछ इस तरफ किसी गोले का भाग है, आप देख सकते हैं। तो आप खुद ही देखें वक्रता केंद्र कहाँ होगा, उधर होगा या फिर इधर होगा। भाई ये ऐसे किसी गोले का भाग है तो गोले का केंद्र वहाँ पर होगा, ठीक नहीं है, तो वहाँ पर है गोले का केंद्र हो सकता है। अपने इस तरफ गोले का कहीं केंद्र है तो हम वक्रता केंद्र उस तरफ बनाएंगे, थोड़ा सा उस तरफ बनाते हैं वक्रता केंद्र। तो हमारा वक्रता केंद्र इसका ये रहा, ठीक है, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। थोड़ा सा हम इस तरफ बना लेते हैं इसको, ओके। केंद्र वक्रता केंद्र सी। अब देखें इसमें मुख्य अक्ष बना ले, मुख्य अक्ष बना लेते हैं इस पर। ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष, ओके। अब दो प्रकाश किरण लेके आएंगे। अब प्रकाश किरण तो परावर्तक सतह पर ही आएगी, ये ध्यान रखिएगा। परावर्तक सतह इसकी ये वाली है, तो प्रकाश किरण तो इसी तरफ आ सकती है, इस तरफ प्रकाश किरण नहीं आएगी, क्योंकि वस्तु कहाँ खड़ी होगी, परावर्तक सतह के आगे, है ना। हमेशा परावर्तक सतह के आगे वस्तु खड़ी रहती है, तो प्रकाश किरणें भी परावर्तक सतह पर ही आती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर दो प्रकाश किरण बना ही ले आप। पहले एक का हिसाब लगा लेते हैं, फिर दूसरे का देख लेंगे अपन। ये पहली एक प्रकाश किरण हमने बनाई मुख्य अक्ष के समांतर, ओके, बन गई प्रकाश किरण। इसका क्या होगा, अभिलंब बनाओ फटाफट। अभिलंब बनाया हमने, ये अभिलंब हो गया, केंद्र से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा अभिलंब हो गई, ठीक है। अभिलंब के बाद में कोण मापिए, कोण माप लिया, आई कोण आ गया। अब नियम के हिसाब से दूसरी तरफ उतना ही कोण से रवाना हो जाएगी, रवाना कर दीजिए। इतना कितना कोण बनाते हुए दूसरी तरफ, ये इस तरीके से इतना का इतना कोण बनाते हुए, ठीक है। देखिए ये कोण हमने बना लिया इतना, ओके। दूसरी एक प्रकाश किरण के बारे में बात करते हैं, किसी और एक प्रकाश किरण के बारे में, ठीक है। एक प्रकाश किरण अभिलंब बनाते हैं, इसके लिए किधर से जाएगी जानने के लिए ये हमने अभिलंब बनाया, ठीक है। और कोण मापिए, कोण माप लिया। अब इतना कितना कोण बनाते हुए रवाना कर दीजिए दूसरी तरफ। ये आप देखेंगे कुछ इस तरीके से, ये हमने इतना कोण बना के उतना का उतना कोण बना के रवाना कर दिया। चलिए अगर हम इन दोनों परावर्तित किरणों को देखें तो ये तो मुख्य अक्ष पर कहीं मिल ही नहीं रही है, तो हम कैसे फोकस बताएंगे। मुख्य अक्ष पर इनका मिलना हो ही नहीं सकता, और ये तो कभी आगे भी नहीं मिल सकती क्योंकि ये तो दूर भाग रही है दोनों के दोनों। तो परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर कभी नहीं मिलेगी।
तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको पहले एक बार पीछे बढ़ा के देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम इनको पीछे बढ़ा के देखें, अगर इनको हम पीछे बढ़ाएं तो इसको भी मैं पीछे बढ़ाऊं कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसको भी मैं पीछे बढ़ाऊं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर हम इन दोनों को पीछे बढ़ाएं तो हम खुद देख रहे हैं कि हाँ, पीछे बढ़ाने पर ऐसा लग रहा है कि ये एक बिंदु पर मिल रही है। दोनों को पीछे बढ़ाया तो मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिलती हुई हमें प्रतीत हो रही है कि हाँ मिल रही है। इसमें तो इसका मतलब एक्चुअल में वास्तव में तो इसमें मुख्य अक्ष पर मिलना नहीं हुआ, इसमें वास्तव में मिलती है। तो वो जो है इसका फोकस कहलाएगा, ये जो है इसका फोकस होगा। दोनों ही फोकस में अंतर क्या है, इसमें वास्तव में मिलती है और इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि इसमें वास्तव में मिलती है तो ये वास्तविक बिंदु हुआ, तो इसलिए हम इस वाले फोकस को हम वास्तविक फोकस भी बोलते हैं। इस वाले फोकस को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक फोकस, वास्तविक फोकस, रियल फोकस। और उस वाले क्या नाम है फोकस को हम क्या कहेंगे, वर्चुअल फोकस, आभासी फोकस। आभासी फोकस है इस केस में, क्योंकि वास्तव में तो कहीं नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये दोनों में के अंदर अंतर है, दोनों के ही फोकस के अंदर ये मेन अंतर रहेगा, ठीक है। और दोनों ही केस में हमको फोकस मिल चुका है। इससे एक और चीज़ हमें समझने को मिलती है, जो इससे इसको एक दूसरा नाम भी हमको मिलेगा इससे, कि आप देख रहे हैं कि इस वाले दर्पण के अंदर जो समांतर आपतित किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात एक जगह पर मिल रही है, वास्तव में एक जगह पर मिल रही है। तो ये जो है कह सकते हैं कि अभिसारित कर रहा है, किरणों को एक जगह पर मिलाना मतलब अभिसारित करना, एक जगह कन्वर्ज करना। तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर या फिर अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसका एक और नाम हो गया अभिसारी दर्पण, क्योंकि इसी गुण के कारण, क्योंकि ये एक जगह मिला देता है प्रकाश किरणों को जो समांतर आ रही होती है, उसी गुण के कारण इसका नाम पड़ा अभिसारी दर्पण। इसमें देखिए ये जितनी भी समांतर किरणें आएगी उनको फैला देगा, एक जगह मिलाएगा ही नहीं, फैला दी इसने। तो इसलिए फैलाने वाले गुण के कारण ये अपसारी क्या नाम है किरणों को अपसारित कर रहा है ना, आपतित किरणों को, समांतर आपतित किरणों को अपसारित कर रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे इसे अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। तो ये इस हिसाब से इनका नाम पड़ गया। चलिए हमने फोकस के बारे में अच्छे से स्टडी कर ली। फोकस के बाद में आ गई अपने फोकस दूरी। तो फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी, फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी, ये जो दूरी है इसे हम फोकस दूरी F कहते हैं। ये जो दूरी है इसे हम फोकस दूरी F कहेंगे। फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, सिंपल। नेक्स्ट, फोकस दूरी हो चुका, इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, फोकस को कैपिटल F से। ओके, फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? तो फोकस तल का फोकस से तो संबंध है ही, ये सीधा सा, ये हमें मालूम है। तो एक ऐसा तल जो फोकस से गुजरता है और साथ ही साथ मुख्य अक्ष के लंबवत हो, ऐसे तल को हम फोकस तल कहते हैं। अगर आपको मैं फोकस तल के बारे में बताऊं, अगर ये कोई भी एक दर्पण बना देता हूं मैं, अवतल दर्पण मैंने बना लिया है, ठीक है। ये फोकस, ये ध्रुव। तो फोकस तल अगर मैं बनाऊं, अगर मैं बनाना चाहूँ फोकस तल, तो इस तरीके से एक तल होगा। आपको खुद को ऐसा समझना पड़ेगा, क्योंकि 3D में है, कुछ इस तरीके से तल बनाऊंगा मैं, इस तरीके से गुजरता हुआ फोकस से, और देखिए मुख्य अक्ष के लंबवत। तो इस तरीके से मैं एक तल बना रहा हूं, देखिए ये फोकस तल, ठीक है। तो देखिए फोकस से होता हुआ गुजर रहा है और मुख्य अक्ष के लंबवत है, इस तरीके से, ठीक है। ये फोकस तल, ओके। इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये भी स्पेशल है, क्योंकि इसके अंदर देखो, इस फोकस तल में बहुत से अनंत बिंदु है ना। तो जितने भी प्रकाश किरणें हैं, आपतित प्रकाश किरणें जो आपस में समांतर हो, जरूरी नहीं कि मुख्य अक्ष के समांतर हो, वो तो बढ़िया,
बाकी जितनी भी समांतर किरणें हैं आपस में, और किधर से भी आ रही है, आपस में समांतर होनी चाहिए। मुख्य अक्ष से समांतर हो जरूरी नहीं। तो जैसे मैं बताऊं, जैसे दो प्रकाश किरणें मैं आपको बना के बताऊं। जैसे एक प्रकाश किरण यहाँ पर आ गई, ठीक है, एक प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ गई, ओके। और एक और प्रकाश किरण जो इसी के समांतर बना देता हूं मैं उसको भी, एक प्रकाश किरण दूसरी एक और इस तरफ आ गई, जो आपस में देखो दोनों ही समांतर है। तो इन दोनों का समांतर होना जरूरी है, इन दोनों का इस केस के अंदर, ठीक है कि नहीं। बाकी कोई और समांतर हो या नहीं हो, इन दोनों का आपस में समांतर होना जरूरी। अगर इन दोनों को परावर्तित करें, अगर आप रूल भी लगा देंगे तो इनका परावर्तन कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से जाएगी और ये वाली कुछ इस तरीके से ऐसे गुजर जाएगी। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये जो समांतर प्रकाश किरणें थी, परावर्तन के पश्चात एक जगह पर मिलती है, और वो जो है वो बिंदु, जिस बिंदु पर मिली है वो बिंदु फोकस तल पर मौजूद होता है। तो जितनी भी समांतर आपतित किरणें, अब की बार इस तरीके से समांतर, अब की बार मैं इस तरीके से समांतर ले आऊँ, तो भी वो परावर्तन के पश्चात जहाँ मिलेगी वो बिंदु कहीं ना कहीं फोकस तल पर ही होगा। तो फोकस तल पर स्थित किसी बिंदु पर मिलती है। जितनी भी समांतर आपतित किरणें होती हैं परावर्तन के पश्चात फोकस तल के किसी बिंदु पर मिलती है। ये जो मिली है ये बिंदु जो है फोकस तल पर है, तो इसलिए फोकस तल भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं उपाक्षीय किरणें एंड सीमांत किरणें। इसी में देख लेते, उपाक्षीय किरणें किसे कहेंगे, सीमांत किरणें किसे कहेंगे। मैं एक बहुत बड़े द्वारक का एक एग्जाम्पल आपके सामने देखो। हमने अब आपको, ये भी बहुत बड़ा द्वारक है, ये तो बड़ा द्वारक तो हमने इसलिए बनाया ताकि हम अच्छे से समझ सकें, इसकी छोटी छोटी डिटेलिंग जो है वो हमको पता पड़ सके। तो वैसे ये द्वारक छोटे छोटे होते हैं, बट अब जो मैं बना रहा हूँ उसको आप एक बड़े द्वारक का ही उदाहरण मानना। अब जो मैंने एक बनाया है वो इसको आप एक बड़े द्वारक का ही उदाहरण मानो। एक बड़ा द्वारक है, बड़ा दर्पण है, कैसा है, अवतल है, चलो मान लेते हैं अवतल दर्पण है, ओके। ये मुख्य अक्ष आपके सामने। अब जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समीप होती है, ये जितनी भी प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष से समीप, मैं कुछ प्रकाश किरणें पहले बना रहा हूं, आप देख लीजिए। ये मैंने कुछ प्रकाश किरणें बनाई, ये बहुत बड़ा द्वारक है, ठीक है। अब जो प्रकाश किरणें जो है मुख्य अक्ष के समीप है, नज़दीक है, उन्हें उपाक्षीय किरणें या फिर पैरा एक्सियल रेज बोलते हैं। पैरा एक्सियल किरणें भी बोल देते हैं। तो जो भी मुख्य अक्ष के पास में है, ये जो मुख्य अक्ष के पास में जो बनी हुई है ये सब पैरा एक्सियल किरणें हैं, ठीक है। ये वाला जो सेट है वो पैरा एक्सियल किरणों का है। और जो मुख्य अक्ष से जो दूर होती है, ये हुई, ये नीचे वाली हुई, ये मुख्य अक्ष से जो दूर होती है उन्हें हम सीमांत किरणें, मार्जिनल रेज बोलते हैं, या मार्जिनल किरणें कह सकते हैं उन्हें, ठीक है। अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये बड़े द्वारक का केस है और हम तो छोटे द्वारक का केस मानते हैं। अगर छोटे द्वारक की माने तो ये छोटे द्वारक में ही हम इतना ही पढ़ेंगे। तो अगर हम इतना ही पढ़ेंगे तो हमें कौन सी किरणों के बारे में ही पढ़ना है, हमें पैरा एक्सियल किरणों के बारे में ही पढ़ना है, उपाक्षीय किरणों के बारे में ही पढ़ना है। उपाक्षीय किरणों की परिभाषा ये भी हो सकती है जो मुख्य अक्ष के साथ छोटा कोण बनाए, वो प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के साथ छोटा कोण बनाएगा। मुख्य अक्ष के साथ छोटा कोण वही बनाएगी जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समीप से आ रही होगी, वही मुख्य अक्ष के साथ छोटा कोण बना सकती है। तो ये हुई पैरा एक्सियल रेज,
और इसे हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे क्या, सीमांत किरणें, मार्जिनल रेज, मार्जिनल किरणें कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात कर दी। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।